हेलो स्टूडेंट्स। लेक्चर 1 में हम लोग डिस्कस कर रहे थे वर्क फंक्शन के बारे में और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हम लोग देखे थे। उसमें हम लोग लास्ट जो डिस्कशन किए थे वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे थे और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू द एनोड एट विच करंट बिकम्स जीरो, यानी कम से कम आपने इतना निगेटिव पोटेंशियल एनोड को दे दिया है कि फर्दर करंट जो है वो जीरो हो गया है। उसी को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं और इसको वी नॉट से इंडिकेट करते हैं। कल भी इस बारे में बात कर रहे थे, आगे इस बारे में ये बात कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी से स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो बदल जाता है, यानी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी से स्टॉपिंग पोटेंशियल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी अगर हम इंटेंसिटी को घटा दे बढ़ा दे उससे हमारे स्टॉपिंग पोटेंशियल के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अर्लियर जो वैल्यू था उतना ही रहेगा। ठीक है, तो हम एक पॉइंट यहां पर लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन does not affect stopping potential. However, with increase in intensity of incident radiation, more the value of saturation current, यानी इंटेंसिटी को अगर हम घटा देंगे तो हमारे सैचुरेशन स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे तो सैचुरेशन लेवल जो है हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए हमारे पास एक ग्राफ है अभी और इस ग्राफ में देखिए कि ये हमारा पोटेंशियल है और इस वाले एक्सेस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, तो यहां पे 3 ऑब्जर्वेशंस हुए हैं और इसमें क्या किया गया, फ्रीक्वेंसी को सेम रखा गया, फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन हर एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी अलग अलग ली गई है ना। एक I1 इंटेंसिटी ली गई है, I2 इंटेंसिटी ली गई है और I3 इंटेंसिटी ली गई। ठीक है, तो क्या है, अगर यहां पर हमसे पूछेगा कि भैया ये तीनों में ग्रेटर इंटेंसिटी की लाइट कौन सी है, ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि हाइयर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट हाइयर द सैचुरेशन करंट, यानी इंटेंसिटी अगर हम बढ़ा देंगे तो हमारा सैचुरेशन लेवल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हम इंटेंसिटी को सेम रखेंगे एक्सपेरिमेंट में तो फिर हमारा सैचुरेशन लेवल भी सेम होगा। तो यहां पर क्या है, सैचुरेशन लेवल अलग अलग है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखिए ये है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यानी तीनों ऑब्जर्वेशंस में हमको I1, I2 और I3 पर इंटेंसिटी, 3 डिफरेंट इंटेंसिटीज पर ये ऑब्जर्वेशन लिए गए हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी तीनों ऑब्जर्वेशंस में सेम रखा गया है। ठीक है, इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। ठीक है, यानी I3 इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसका सैचुरेशन लेवल हाई है, उसके बाद I2 इंटेंसिटी की लाइट होगी, उसके बाद I3 इंटेंसिटी की लाइट होगी। अगर बाय द वे अगर इंटेंसिटी सेम होती मान लीजिए तो मेरा सैचुरेशन लेवल भी सेम होता। फॉर एग्जांपल आप यहां पर देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कि यहां पर अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, 2 ऑब्जर्वेशन हम ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी भी सेम है और इंटेंसिटी भी सेम है, ये तो ये पोटेंशियल हो गया और ये मेरा इधर करंट हो गया, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो गया। तो ये मेरा ग्राफ हुआ। ठीक है, और ये देखिए, तो यहां पर मान लीजिए स्टॉपिंग पोटेंशियल V1 है और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल V2 है और यहां पे 2 ऑब्जर्वेशन लिए गए। तो यहां पर क्या है, दोनों ऑब्जर्वेशन में इंटेंसिटी सेम रही होगी। क्यों? क्योंकि सैचुरेशन लेवल हमारा क्या है, सेम है।
तो सैचुरेशन लेवल हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट से बढ़ जाएगा। तो ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चन अगर हमको रहेंगे तो ये चीज याद रखिएगा कि सैचुरेशन लेवल तभी बदलेगा जब इंटेंसिटी डिफरेंट होगी। अगर इंटेंसिटी सेम होगी तो सैचुरेशन लेवल भी सेम होगा, और हाइयर द सैचुरेशन लेवल हाइयर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये जो ग्राफ है यहां पर देखिए, यहां पर जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन लिया गया है, इस ऑब्जर्वेशन में क्या है कि इंटेंसिटी सभी ऑब्जर्वेशन में सेम रखी गई है, लेकिन 3 ऑब्जर्वेशंस यहां पे किए गए हैं और तीनों ऑब्जर्वेशंस में फ्रीक्वेंसी अलग अलग ली गई है। देखिए, तो यहां पर F1 फ्रीक्वेंसी पर यह ऑब्जर्वेशन है, फिर F2 फ्रीक्वेंसी पर यह ऑब्जर्वेशन है, फिर F3 फ्रीक्वेंसी पर यह ऑब्जर्वेशन है। स्टॉपिंग पोटेंशियल 1, स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 और स्टॉपिंग पोटेंशियल 3। यहां पर अगर हमसे कोई पूछे कि F1, F2 और F3 में सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन है और सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी कौन है, तो अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए हैं कि हाइयर निगेटिव या मोर निगेटिव द स्टॉपिंग पोटेंशियल हाइयर द फ्रीक्वेंसी, यानी जितने निगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा उतने ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। तो सबसे ज्यादा निगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन है, ये है, तो यानी F3 सबसे हाइयर होगा। उसके बाद कौन है, V2 है, यानी F2 सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद कौन है, P1 है, यानी सबसे लो फ्रीक्वेंसी कौन होगी, F1 होगी। यानी अगर हमको यहां पर करना हो तो F3 ग्रेटर F2 ग्रेटर F1। ये कंफर्म है कि तीनों एक्सपेरिमेंट में हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग मिला हुआ है, इसलिए ये इस बात का कंफर्मेशन है कि हर बार फ्रीक्वेंसी अलग अलग ली गई। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी ऑब्जर्वेशन में हम फ्रीक्वेंसी को सेम रखे हुए होते तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम होता, लेकिन यहां तीनों ऑब्जर्वेशन में देखिए, तीनों में सब अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और मोर निगेटिव द स्टॉपिंग पोटेंशियल हाइयर द फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। यहां पर देखिए तीनों ऑब्जर्वेशंस में हमको क्या मिला हुआ है, सैचुरेशन लेवल सेम है। इसका मतलब क्या है कि तीनों ही ऑब्जर्वेशन में इंटेंसिटी सेम रखी गई है। क्यों? क्योंकि अगर इंटेंसिटी अलग अलग होती तो हमारा सैचुरेशन लेवल भी अलग अलग होता। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखें तो यहां पर हम कह सकते हैं F3, F2 और F1, तो F3 सबसे ज्यादा होगा। यानी यहां पर अगर कंक्लूजन की बात अगर हम करें, पूरा अगर कंक्लूड अगर हम इस चीज को करेंगे तो हम ये कहेंगे कि इंटेंसिटी सैचुरेशन लेवल को बदल सकता है, बदल देगा, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल को बदलेगा। सैचुरेशन लेवल में अगर हाइयर द सैचुरेशन लेवल, यानी अलग अलग सैचुरेशन लेवल अगर होगा तो अलग अलग इंटेंसिटी होगी, फ्रीक्वेंसी का इसमें कोई रोल नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी को आप घटाइए बढ़ाइए, फ्रीक्वेंसी सैचुरेशन लेवल को चेंज नहीं कर सकता, यानी सैचुरेशन लेवल को इफेक्ट नहीं कर सकता। और यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होगा तो वो कौन चेंज कर सकता है, फ्रीक्वेंसी। यानी ये चीज हमेशा नोट कर लीजिए कि सैचुरेशन लेवल इंटेंसिटी से बदलेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी से बदलेगा। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे उसके रिगार्डिंग 3 पॉइंट्स है, और तीनों पॉइंट्स आपके स्क्रीन पर है, आप उसको नोट कर सकते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है यहां पर जो कि CBSE 2009 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक ग्राफ दिया हुआ है, इधर फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, इधर पोटेंशियल है, और ये एक ग्राफ है, और इससे रिलेटेड 2 सवाल पूछे गए हैं। पहला है विच फिजिकल पैरामीटर इज केप्ट कांस्टेंट, और दूसरा है विच फ्रीक्वेंसी V1, V2, V3 इज हाईएस्ट। फ्रीक्वेंसी को F1, F2 से भी इंडिकेट किया जाता है, कहीं कहीं पे ज्यादातर बुक में ऐसे नोटेशन भी दिए गए रहते, इस वजह से है। तो ग्राफ को देखिए और सोचिए कि इस ऑब्जर्वेशन में, यानी ये जो ग्राफ दिया हुआ है, इसमें कौन सा पैरामीटर जो है वो तीनों बार में सेम है, यानी कांस्टेंट है, यानी बदला नहीं गया हुआ है। दूसरा कि इस ग्राफ में कौन सी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाईएस्ट है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए, आप अपना आंसर सोचिए और उसके बाद फिर रिप्ले कीजिए, और उसके बाद देखिए कि आपका आंसर हमारे आंसर के साथ मैच करता है या नहीं करता है। ठीक है, देखिए अब आपको हम आंसर बताते हैं कि कौन सा पैरामीटर जो है वो कांस्टेंट है। तो देखिए
यहां पर तीनों ऑब्जर्वेशन में सैचुरेशन लेवल हमारा क्या है, सेम है, तीनों में सेम है। तो सैचुरेशन सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, सैचुरेशन सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इंटेंसिटी हर बार वही रही होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम इंटेंसिटी को बदलेंगे तो ये तय है कि सैचुरेशन लेवल भी बदल जाता। तो इसका मतलब कि फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है। सेकंड देखिए, विच फ्रीक्वेंसी V1, V2, V3 इज द हाईएस्ट। तो मोर निगेटिव, ठीक है, मोर निगेटिव द स्टॉपिंग पोटेंशियल, हाइयर द फ्रीक्वेंसी। इस कंसेप्ट पे हम लोग बात किए थे ना, तो उसी कंसेप्ट पे बात किए थे। तो सबसे ज्यादा मोर निगेटिव कौन है, V3 है। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन हो जाएगा, V3। यहां पर तो कॉज नहीं पूछा हुआ है, इसलिए ओनली हम V3 आंसर देंगे। बट वाई अगर हुआ होता तो हम ये लिख सकते थे कि मोर निगेटिव द स्टॉपिंग पोटेंशियल, हाइयर द फ्रीक्वेंसी। अगर विच फ्रीक्वेंसी इज लोएस्ट पूछा जाता तो हमारा आंसर क्या होता, V1 होता, क्योंकि सबसे कम निगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल है इसका। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम आपको देते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा उसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट डे हम उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के आपको बताएंगे। अब आप चेक कीजिएगा कि आपका आंसर उसके साथ मैच करता है या नहीं मैच करता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके बारे में अभी मैं बता रहा था आपको कि ये कर्व दिया हुआ है, ए, बी और सी कर्व दिया हुआ है, I1, I2 और I3 इंटेंसिटीज पर। ठीक है ना, इधर पोटेंशियल का ग्राफ है, वी लिखा हुआ है, इधर करंट का ग्राफ है। क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द टू कर्व्स फॉर विच द इंसिडेंट रेडिएशन हैव सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटीज। आपको ये तीन में से दो पॉइंट यानी दो कर्व यानी ए, बी और सी, इसमें से दो कर्व आपको पॉइंट करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी तो सेम रखी गई होगी लेकिन इंटेंसिटी अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डज द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन अ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इन अ फोटो सेल, कमेंट ऑन इट। क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर डिपेंड करता है, इसके बारे में आप अपनी राय रखिए। तो आप अपना आंसर रखिए इसके बारे में। ये भी क्वेश्चन CBSE 2005 का है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो हम आपको दिए हैं, एग्जाम्पल 1 जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है जिसमें A, B, C और 3 कर्व हैं, वो भी CBSE 2009 का क्वेश्चन है। उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। टुमारो आई विल गिव द आंसर इन कमेंट बॉक्स। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इससे 4 लॉज हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में। सबसे पहला तो यह है कि किसी भी मेटल से पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फॉर अ गिवन मेटल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यानी जितने ज्यादा इंटेंसिटी हम बढ़ा देंगे, हमारा पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स उतने ही ज्यादा इमिट होंगे, उतने ही ज्यादा इजेक्ट होंगे, है ना। और उसी वजह से कल हम लोग बात कर रहे थे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन से। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड बढ़ जाएंगे तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, सेकेंड लॉ है हमारा कि एक गिवन मेटल्स के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल सरफेस से हम उसका जो मिनिमम वर्क फंक्शन है, अगर हम उतना एनर्जी उसको प्रोवाइड कर दें तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं और इमिट होकर मूव होकर
कैथोड से एनोड जाते हैं, नहीं मेटल से एनोड की तरफ जाते हैं, जो कल हम लोग इसके बारे में नहीं प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में देखे हुए डिस्कस किए थे। तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की जो होगी वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस पे होगी। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी लाइट की इंटेंसिटी को अगर हम बढ़ा देंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उनकी काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज कर देते हैं देन उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा तीसरा लॉज जो है वो ये है कि किसी भी मेटल से अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो तो हमको थ्रेशोल्ड या थ्रेशोल्ड से एबव की फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक बार और हम आपको रिमाइंड करा देते हैं कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन जो है वो स्टार्ट हो जाए। यानी इससे कम फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट देंगे तो चाहे इंटेंसिटी वट एवर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इट इज, लेकिन उससे कम की फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर हम देंगे तो हमारा इमिशन नहीं होगा। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है उसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देयर विल बी नो इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम अ मेटल। फोर्थ नंबर जो मेरा लॉज है वो ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो है ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का मतलब कि जैसे ही आप लाइट उस पर फॉल कराते हैं उसी इंस्टेंट वहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना स्टार्ट हो जाता है। देयर इज अ नो टाइम लैग, यानी कोई ऐसा टाइम नहीं लगता है कि हाँ लाइट जो है फॉल कर रही है फिर वो एनर्जी गेट कर रहा है फिर वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ऐसा नहीं। दैट्स अ वेरी इंस्टेंट प्रोसेस। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग लॉज के बारे में। पहला लॉ मैंने आपको ये बताया कि पर सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे किसी भी मेटल से, वो डिपेंड किस पर करेगा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे। सेकेंड लॉ हम लोग ये कहे थे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। और जो मेरा थर्ड लॉ है वो ये कहता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से एबव की लाइट होनी चाहिए, रेडिएशंस होनी चाहिए, सो डेट कि किसी भी मेटल से हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट हो। एंड द फोर्थ लॉ इज कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। अगर आपको नोट करना है तो ये चारों पॉइंट्स आपके स्क्रीन पर है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। वी विल मीट इन टुमारो।